नमस्कार। देश परदेश में आपका स्वागत है। सतीश झा। बात कल या परसों की है। प्रधानमंत्री और प्रधान सेवक नरेंद्र भाई मोदी ने एक बात फिर से कही, वो ये कि देश में जो बाबू लोग हैं वो एक तरह का वातावरण बनाए रखे हैं जिसमें कि लोगों के विकास के काम में अड़चनें आती हैं। इसमें मुझे कुछ बातें कहनी हैं। पहली बात, बाबू कौन है? बाबू हमारे देश के सबसे अच्छे इम्तिहान देने वाले समझदार वो लोग हैं जो 10 लाख लोगों में से 100 सीटें हासिल करते हैं पढ़ाई करने के बाद, और जितने भी इम्तिहान देने वाले लोगों में हैं उनमें सबसे आगे रहते हैं। जब आते हैं वो सभी एक दो तरह की भावनाएं होती हैं। एक देश सेवा करनी है और दूसरा एक स्थायी सरकारी नौकरी जिसमें कुछ आदर मिलता है, कुछ सत्ता मिलती है, कुछ तमाम संभावनाएं होती हैं, वो काम करते हैं। समाज के हिसाब से अब मैं आपको अगर याद दिलाऊं तो जो कैबिनेट मंत्री हमारे यहाँ के हुआ करते थे 20-25 साल पहले, वो भी कहते थे IAS को बड़े इस तरह देखते थे, अरे वो IAS है। यानी कि उनके हिसाब से नेता बनना आसान था, IAS बनना मुश्किल था। बात सही भी थी। उन्हें हम बाबू कहते हैं, बाबूडम कहते हैं सरकारी तंत्र को। लेकिन क्या वो हमारे रास्ते में रोड़ा बनते हैं? उनका काम है कानूनों को लागू करना, जो भी सरकार के नियम हैं उसको नियम से चलाना। मैंने एक बार एक सचिव से पूछा कि अब तो आप सचिव बन गए, अपने विषय के सचिव बन जाइए, सेक्रेटरी एजुकेशन से एजुकेशन सेक्रेटरी बन जाइए, तो वो ये करिए। उनका ये काम मेरा नहीं है, ये काम सरकार का है। तो मैंने पूछा सरकार कौन है? कहता है सरकार वो होती है जो चुन के आते हैं, जो नेता होते हैं वो सरकार कहलाते हैं। यानी कि प्रधानमंत्री ही सरकार होता है, उनके अलावा कोई सरकार नहीं होता, बाकी लोग उनकी सेवा करते हैं। तो सरकार का काम ये है कि जो नियम है वो ऐसे हों जिनका पालन हो सके। लेकिन हमारे नियम ऐसे नहीं है जिनका पालन हो सकता है। उससे सरकारी लोगों को, बाबुओं को ताकत मिलती है काम ना करने की, काम करने की, काम इसलिए करने की कि उनकी रुचि है या लोग उनकी रुचि बना देते हैं, इसलिए कि हमारी व्यवस्था ऐसी बनी है। वैसे आपने शायद कहानी सुनी होगी, वो एक राजा की जिसके पत्नी के भाई के बारे में कहा गया कि वो बेचारा बहुत उसको शौक था घूस लेने का, या उसको कोई भी काम दीजिए वो रास्ता निकाल लेता। तो राजा ने उसको भेज दिया समुद्र की लहरें ने गिनने के लिए। तो पता लगा कुछ दिनों बाद कि वो समुद्र में वहाँ पे मुश्किल हो गई, सारे जहाज़ रुक गए। उसने बुलाया तो उसने कहा राजा से कि साहब आप ही ने तो कहा था कि समुद्र की लहरें गिनो, अगर जहाज़ आएंगे तो लहरें कैसे गिनूंगा? तो जो उसको पैसे देता उसका जहाज़ निकल जाता, जो नहीं देता रुक जाता। तो यानी कि जिसको ये गुण आता है, कोई भी काम दीजिए वो अपना रास्ता निकाल लेगा। अगर व्यवस्था ऐसी नहीं है कि उसमें उसकी मॉनिटरिंग हो सके, उसका इवैल्यूएशन हो सके इस तरह से कि ऐसे काम ना हो, तो हमारी व्यवस्था बनाई गई थी। जिन्होंने हमारे देश में शासन किया विदेश से आकर के, उनकी जो व्यवस्था थी उन्होंने हमारे पर थोप दी। इस तरह से हम गुलाम थे। उसके बाद हमने उस व्यवस्था को कुछ किया नहीं। हमारी व्यवस्था बननी चाहिए थी इस तरह से कि हम हर नागरिक का आदर करते हैं, हम आज़ाद हैं। वो अभी तक नहीं हुआ है, 75 साल बाद भी वो आज़ादी हमें नहीं मिली। हमारे जो CRPC है, हमारे जो IPC है, वो क्या कहता है वो आप पढ़ लीजिए, उसमें हम गुलाम नज़र आते हैं। तो बाबू जो हैं वो अफसर बन जाते हैं, वो अंग्रेज़ बन जाते हैं, और हम और आप गुलाम बन जाते हैं। खैर, प्रधानमंत्री जी ने दोबारा बात कही, 8 साल बाद फिर से कही, किसी सभा में कही ये बात। उन्होंने कुछ और बातें भी कहीं। ये भी कहा कि उन्होंने वादा किया था कि रोज़ाना एक कानून ख़त्म करेंगे, और 5 साल में पहले 1500 कानून ख़त्म किए गए। लेकिन अगर CRPC में कुल 500-100 ही विधाएँ हैं और IPC में भी ऐसे 300-400 ही हैं, तो सब मिला के IPC CRPC को लीजिए तो 800-900 बनते हैं। तो 1500 ख़त्म किए, तो अब तो हमारे देश में ना CRPC होनी चाहिए ना IPC होनी चाहिए। खैर और भी नियम होंगे और राज्य होंगे,
और डिपार्टमेंट होंगे, कुछ ना कुछ हमारे ऊपर ऐसे नियम हैं जिसका हमें अंदाज भी नहीं है। तो हो सकता है उन्होंने ख़त्म किया हो, लेकिन बदलाव नहीं हुआ। ख़त्म करने से बदलाव नहीं होता। वो ऐसे नियम थे जो शायद उनका असर भी नहीं होता था, क्योंकि आज की तारीख में अगर हम 8 साल बाद देखें, जिग्नेश मेवानी अपने आप में एक मिसाल हैं कि हमारे नियम बिल्कुल गुलामी के ज़माने के हैं। एक विधायक को 1500 किलोमीटर से सरकारी तंत्र पहुंचता है उसके घर पर आधी रात में और पकड़ के ले जाता है वापस गुजरात से आसाम तक। और जब उसको कचहरी कहती है कि उसको बेल दीजिए आप, तो उसको किसी दूसरे नाम पे, किसी दूसरी विधा में, धारा में फिर पकड़ लेते हैं। अगर ऐसा है तो फिर देश में कानून का राज कहाँ है? इसमें कंप्लायंस की बात कहाँ है? इसमें बाबूडम कहाँ है? इसमें तो आपकी व्यवस्था तंत्र ऐसा बना हुआ है जिसमें जब जिस चीज चाहे, जिसके पास ताकत हो, वो दूसरे को गिरा दे। विधायक किसी के लिए ताकतवर होगा, उससे बड़े ताकतवर वाले हैं, वो उसको पकड़ सकते हैं। वो अच्छा कानून नहीं है जहाँ ऐसा हो सके। जहाँ मनमानी हो सके वो कानून नहीं है। कानून का मतलब होता है जहाँ मनमानी ना हो सके। तो अब आप बात करते हैं वो जो एक रिपोर्ट आई है ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन से। वैसे तो कहने को बनाया था, रिलायंस ग्रुप ने इसको बनाया था, लेकिन जब आप कुछ लोगों को इकट्ठा करते हैं जो पढ़ते लिखते सोचते हैं, कई बार कुछ चीज़ निकल आती है उसमें से। वो लोग देखते हैं किस बात से प्रधानमंत्री या सरकार सहमत हो सकती है, उस रास्ते पर अच्छे काम हो जाए तो अच्छा है। उन लोगों ने एक रिपोर्ट लिखी है, उसमें ये कहा गया है कि मैं उसमें से कुछ चीज़ें देखता हूँ कि उस कंपनी का, उसका रिपोर्ट का नाम है जेल्ड फॉर डूइंग बिजनेस। चूँकि ये बिजनेस की बात है, वो ये कह रहे हैं कि अगर हम इस बात को देखें कि सिर्फ आमतौर पे बिजनेस करने के लिए कितने लोगों को जेल में डाल दिया गया है, तो भारत का रिकॉर्ड कुछ अजीब सा है। करीब 22 से 1000 की 26,000 कितने लिखा है कि 69,000 ऐसे यूनिक कंप्लायंसेस हैं, जिसमें से 26,000 में लोगों को जेल में डालने का प्रावधान है। या अगर आप व्यापार करें तो आपके ऊपर 26,000 से कुछ ऊपर इतने नियम लागू होते हैं जो आपको जेल में डाल सकते हैं। तो आप व्यापार कैसे करोगे? इसीलिए मैं भारत के हर व्यापारी को, उसको बहुत आदर की दृष्टि से देखता हूँ, क्योंकि उसने एक ऐसे माहौल में जहाँ सारे नियम इसलिए बनाए गए थे कि वो काम न कर सके, फिर भी उसने काम किया, फिर भी उसने व्यापार किया, फिर भी उसने नौकरियाँ दी लोगों को, फिर भी उसने बहुत कुछ किया। अब उसके सामने और भी तमाम सवाल हैं, लेबर यूनियन और जो भी है, लेकिन इस माहौल में सिर्फ काम करना ही अपने आप में एक बड़ा बहादुरी का काम है। कोई आदमी मैंने व्यापार छोड़ दिया इसलिए जब मैंने देखे उसके कानून के किताबें, मैंने कहा इनसे ये तो बने हुए इसलिए कि यहाँ व्यापार मत करो, तो मत करो यहाँ व्यापार। एक आम आदमी, एक साफ कोई से बात करने वाला साफ सुथरा आदमी इस देश में व्यापार नहीं कर सकता। अगर आपके ऊपर 26,000 से ज़्यादा ऐसे कानून हैं जिनमें सज़ा है छोटे से छोटी बात की जेल जाने की, ये बात संसद में कितने लोगों ने उठाई है। सुना उसने सुप्रिया सुले ने भी उठाई थी बात, एनसीपी की नेता हैं, शरद पवार की बेटी हैं, उन्होंने बड़े प्रेम से इस बात को कहा कि कोई भी बात अगर एक फाइनेंशियल या आर्थिक मामलों की है या वित्तीय मामलों की है या पैसों की है, उसके लिए आप पैसों सजा दीजिए। अमेरिका में कुल 3 ऐसे मामले हैं जहां सजा मिलती है, भारत में 26,000 है। ऐसा उस रिपोर्ट ने कहा है कि व्यापार करने के लिए 3 मामले ऐसे हैं जहां अमेरिका में सजा मिलती है जेल जाने की, भारत में 26,000 से ज़्यादा है। अब आप सोचिए इसके बारे में, फिर कैसे कोई व्यापार करेगा? तो फिर व्यापार होता कैसे है? इसलिए होता है कि एक समाज की एक उसमें परत पड़ी हुई है, उस समाज में लेना देना, सामाजिक वातावरण में चीज़ें चलती रहती हैं। और इसीलिए जो लोग शातिर हैं, जो लोगों को समाज को या व्यवस्था को चलाना आता है, वो सारे बुरे काम कर सकते हैं, वो छूटते रहते हैं। और जो सीधे लोग हैं, जरा सी गलती करते हैं पकड़े आते हैं बेचारे, उनकी मुश्किल हो जाती है। तो व्यवस्था ऐसे नहीं होनी चाहिए। व्यवस्था, पहली बात, अगर फाइनेंशियल मामले हैं तो उसमें ये सज़ा ख़त्म हो जानी चाहिए। दूसरी बात, जब तक कि हिंसा की बात ना आए तब तक उसमें जेल में जाने की सज़ा की बात ही नहीं खड़ी होती। जहाँ हिंसा है वो बात अलग है, हिंसा है तो लोग रोकने की बात बनती है। तो हमें सोचना पड़ेगा कि हमारी व्यवस्था कैसी हो जिससे हम जो तमाम लोग हैं उनकी जो
नैसर्गिक समझ है, उनका कौशल्य है, उसको हम जागृत करें, उसको हम उसको पोषित करें, उस पे हम देश बनाएं, अपना आगे चलें उसके साथ। वो कैसे निकालें? तो बाबू वही नियम पे, उसी नियम पे काम करता है जो आपने, विधायकों ने और सांसदों ने बनाए हैं। तो सरकार का काम है उन नियमों को बदलना। सिर्फ ये कहना कि बाबू ऐसा करते हैं, वो मुझे लगता है कि ठीक नहीं है। तो इस बात पे एक लंबी बहस होनी चाहिए और मैं सोचता हूँ इस छोटी सी हमारी भेंट से हम सब लोग इस पे बातचीत करें और इसको थोड़ा आगे बढ़ाएं कि हर नागरिक का सम्मान हो सके। इस बात के साथ अगली पायदान तक आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।